कि आप पढ़ाई लिखाई करके आते हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पे तो बीजेपी पिटी हुई साबित हो रही है। कड़वे फैसले भी ले पर देश हित में हम भी उनका साथ देने को तैयार है। दिल्ली जाने को तैयार नहीं है। दिल्ली जाने से कब मना किया? राजनीति कर रहे हैं। गुफेबाजी है। बिल्कुल आपकी तरफ से भी और इनकी तरफ से भी। कांग्रेस की तरफ से आरडीजी के मसले पे क्यों आप लोग इस मसले पे सामने नहीं आ रहे हैं कि हम इसके समर्थन में हैं या इसको खत्म करने के समर्थन में हैं? जो ये संविधान उठाकर आज आए थे उसमें प्रावधान ग्रांट का है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का नहीं है। आपकी सरकार थी तो उसमें 54,000 करोड़ रुपया आया, हमें तो 3 सालों में 17,000 करोड़। ये आरडीजी लगती कहाँ थी? सबसे बड़ी बात ये है। हमारी सरकार ने हजारों संस्थान नए खोले। इस सरकार ने क्या गलती कर दी? इन्होंने तो संस्थान बंद किए। जरूरत से ज्यादा चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाए। आपकी सरकार में भी थे। ये गलतियां सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ही कर रही है या जयराम सरकार से भी हुई थी या धूमल साहब से हुई थी, वीरभद्र सिंह जी से भी हुई थी? मैं कह रहा हूँ देखिए सरकार कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज तो आप बीजेपी के भी हैं। हमारे आप इनकी अगर वही चीज आ गई तो अगर दुश्मन को निपटाना है ना तो फिर तो वैसा भी हो जाता है कि आप छाती पे बैठ के निपटाओ ना। आप सामने आके निपटाएं, हम क्या क्यों कर रहे हैं? यही कहा जा रहा है बाहर कि आपको सत्ता में वापसी की तड़प है, आपके दिल में कसक है कि कब हम लोग सत्ता में आए, सुखविंदर सिंह सुक्खू को बाहर करें। भगवान सिंह पठानी ने ये कह दिया है कि ये फाइनेंशियल टेररिज्म आप फैला रहे हैं, आर्थिक आतंकवाद आप फैला रहे हैं। आरडीजी बंद हुई 16 तो चुप है। तो एक ही क्यों बोल रहा है? सुखविंदर सिंह सुक्खू युग परिवर्तन की देन आ गए, जयराम जी पीढ़ी परिवर्तन की, लेकिन सीढ़ियां तो बीजेपी कांग्रेस दोनों की चरमरा गई हैं। आज की डेट में देखा जाए ना पब्लिक आपसे खुश है ना पब्लिक कांग्रेस से खुश है। आप चर्चा नहीं करते तो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को आपने जवाब कर दिया, उनसे कोई जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री पद की लड़ाई शुरू है कि कौन बनेगा, हालांकि अभी तक नतीजे बड़ी देर से सामने आएंगे। तो बीजेपी के लिए तो सबसे बड़ा खतरा तो अभी तक यही सामने आ रहा है कि घर को कैसे संभालेंगे, क्योंकि 3 सालों में बीजेपी ने अपना घर उजाड़ने में कोई कसर नहीं रखी है। ये आपका कैडर बोल। ये ठीक है, आपने कहा पब्लिक परसेप्शन भी हो सकता है। तो बिलासपुर से आपका कद भी बहुत बड़ा और आपका जो पुराना एक्सपीरियंस है यूथ से लेके अभी हालांकि ऑस्ट्रेलियन, तो आपका नाम की बजाय ना बिलासपुर जिले से कुछ और नाम चलने शुरू हो जाते हैं कि ये फलां साहब के बड़े क्लोज हैं। तो ये भी आ रही है कि कांग्रेस के कई हैं जो अभी भी पाला बदलने के मूड में है। मेरे को नाम भी बता देना। चलिए, वो आप रोजगार पे के मुद्दे पे तो बीजेपी कभी नहीं बोलती इस तरह से जिस तरह से आरडीजी के मसले पे बोल रहे थे। है कोई एक मुद्दा जिसपे ये प्रदेश की जनता खुश और ये कहे कि नहीं? अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज शिमला और यहाँ पर जब कार्रवाई चली होती है तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। तो आज एक कांग्रेस के बहुत जिसे कह सकते हैं कि ज़हीन सोच वाले नेता हैं भी, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी में एक नेता ना हो तो पूरी बीजेपी में पढ़ा लिखे लोगों का जो अभाव होता है, जो कि सदन में डिस्कशन के लिए ज़रूरी होता है, तो शायद बीजेपी खड़ी भी ना हो पाए। और उन्होंने जिक्र किया रणधीर शर्मा जी का, जो कि नैना देवी से हैं। तो आज मेरे साथ रणधीर भाई हैं। रणधीर भाई, स्वागत आपका बहुत बहुत। तो जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि आप पढ़ाई लिखाई करके आते हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पे तो बीजेपी पिटी हुई साबित हो रही है। और अभी सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ, वो है आरडीजी का मसला। एक तरफ प्रदेश के इंटरेस्ट है, एक दूसरी तरफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। तो इस सारे द्वंद्व में आपको क्या रास्ता नजर आता है? देखिए, मेरे को यही रास्ता नजर आता है कि आज जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है और जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर खड़े होने के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे जी। उसके लिए फिजूल खर्ची बंद करनी पड़ेगी। उसके लिए भ्रष्टाचार समाप्त करना पड़ेगा। उसके लिए अपने आय के स्रोत खड़े करने के लिए नीतिगत फैसले लेने होंगे और संकल्प लेना होगा कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। आफ्टर ऑल हम 55 साल के हो गए, कब तक बैसाखियों के सहारे चलेंगे? ये मौका आया है कि हिमाचल उस दिशा में सोचे और अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज करे। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, अगर सरकार मजबूत इच्छा शक्ति के साथ काम करे, कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, कड़वे फैसले भी ले पर देश हित में हम भी उनका साथ देने को तैयार है। दिल्ली जाने को तैयार नहीं है? दिल्ली जाने से कब मना किया? हमने तो बुलाया, कब गए? कब बुलाया आप लोगों ने? इन्होंने हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसमें 5 सांसद बैठे थे, कहा मुख्यमंत्री जी आइए, हम प्रधानमंत्री वित्त मंत्री से मिलाएंगे। अच्छा, ये लोग नहीं गए? ये लोग कहाँ गए? उसके बाद नाम ही नहीं लेते।
इसीलिए ये राजनीति कर रहे हैं। गुफेबाजी है। बिल्कुल, आपकी तरफ से भी और इनकी तरफ से भी, कांग्रेस इनकी तरफ से। हम तो जो बोलते हैं वही करते हैं। और जयराम जी ने भी कहा हम साथ जाने को तैयार है, कब मना किया? तो अभी आरडीजी के मसले पे क्यों जाएंगे। आप लोग इस मसले पे सामने नहीं आ रहे हैं कि हम इसके समर्थन में हैं या इसको खत्म करने के देखिए, समर्थन में हैं या समर्थन विरोध में? मेरा मानना है, हम जी। जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि केंद्र ने हिमाचल प्रदेश के साथ अन्याय नहीं किया है। ये कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश के साथ अन्याय हुआ है। हम उसका जवाब दे रहे हैं कि भाई एक तो 17 राज्यों की बंद हुई, जो आप कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस आते से इसलिए बंद हो गई। हाँ। उन 17 राज्यों में तो भाजपा शासित भी अनेक राज्य है। नहीं तो वहाँ फिर ये कह रहे पहाड़ी राज्यों की बंद हुई, वहां तो पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना की भी बंद हुई। बंद तो हुई। इसलिए इनके जो राजनीतिक आरोप हैं वो गलत है, इसलिए हम उनका जवाब दे रहे हैं। और जहां आरडीजी की बात है, 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत जो ये संविधान उठाकर आज आए थे, उसमें प्रावधान ग्रांट का है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का नहीं है। तो ग्रांट तो दी है, ग्रांट देने का प्रावधान तो रखा है। नहीं तो यहाँ पर इनका तो ये भी आरोप है कि जब आपकी सरकार थी तो उसमें 54,000 करोड़ रुपए आया, हमें तो 3 सालों में 17,000 करोड़ देखिए, आया। ये वही बात है। अब ये कौन सा पैसा गिनते हैं? जीएसटी कंपनसेशन। हाँ, जीएसटी कंपनसेशन। जीएसटी लगी तो कुछ साल के लिए कंपनसेशन मिलना था, सभी राज्यों को मिला। बिल्कुल। और जून 2022 के बाद बंद हो गया, सभी राज्यों का बंद हो गया। तो वो हिमाचल के साथ अन्याय थोड़ी हुआ, वो तो सभी राज्यों का बंद हुआ। आरजीडी है, ये जो आरडीजी है ये पहले से मिलती आई है, परंतु 15वें वित्त आयोग में ही बंद हो जानी थी। उसमें इसलिए रह गई कि कोरोना काल था और उसके लिए स्पेशली जो है इसको जारी किया गया, परंतु सब तभी कहा गया कि ये टेम्परिंग रूप में मिलेगी। पहले साल ज्यादा, दूसरे साल उससे कम, तीसरा उससे कम। और उसमें पहले 3 साल अगर हमारी सरकार रही, 2020 में आया 15वां वित्त आयोग, पहले 2 साल तो ज्यादा मिली, तो उसमें अब सौभाग्य की ये प्रदेश का। पंडित जी मेरा सवाल ये है कि 54,000 करोड़ रुपया पिछला आया, अभी 17,000 करोड़ रुपया है, ये आरडीजी लगती कहाँ थी? सबसे बड़ी बात ये है, देखिए, क्योंकि चीखो पुकार इतनी मची हुई है कि जैसे मान लो कि इन आरडीजी पे रही हिमाचल चलता था। देखिए, ऐसा है कि सरकारें जो आरडीजी में है, वो जो उनकी लोक लुभावनी घोषणाएं होती हैं, जो योजनाएं होती हैं, उनको चलाती है। अब हमारी सरकार से अंदर भी पूछा जा रहा था, 70,000 करोड़ मिला 5 साल, आपने क्या किया? हमारी सरकार ने योजनाएं चलाई, हिमकेयर योजना चलाई, हमारी सरकार ने गृहिणी सुविधा योजना चलाई, हमारी सरकार ने जो है आयुष्मान योजना को इम्प्लीमेंट करके रखा, हमारी सरकार ने सहारा योजना चलाई, हमारी सरकार ने डेवलपमेंट नहीं रुकने दी, हमारी सरकार ने हजारों संस्थान नए खोले। तो उस दृष्टि से हमारी सरकार ने खर्च। इस सरकार ने क्या गलती कर दी? इन्होंने तो संस्थान बंद किए। अगर इन्होंने संस्थान भी बंद कर दिए, योजना भी बंद कर दी, सारी योजनाओं में फंडिंग रोक दी और अल्टीमेटली विकास को भी रोक दिया, और अब तो विधायक निधि को भी रोक दिया। फिजूल खर्ची कहाँ की इन लोगों ने? फिजूल खर्ची इनकी ये है कि इन्होंने जरूरत से ज्यादा चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बनाए। आपकी सरकार में भी थे तो मैंने वही कहा ना, हमारी सरकार के दौरान हालात ठीक थे। तो आज अगर हालात खराब है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता, जस्टिफाई वही मैं बात उसको आ गई सर। जस्टिफाई नहीं करता। हाँ। मैंने इसलिए कहा है कि कमियां रही होंगी, बिल्कुल, उनको आज तो दूर करना पड़ेगा ना। आज जब हालात खराब हैं तो तब तो हमें विचार करना पड़ेगा। पंडित जी एक उसमें मैं जवाब चाहूंगा, बिल्कुल फेयर, क्योंकि आप इसके लिए जाने जाते हैं और मां नैना देवी के वहां से हैं आप, तो नयन तो आपके भी खुले होंगे कि ये गलतियां सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ही कर रही है या जयराम सरकार से भी हुई थी या धूमल साहब से हुई थी, वीरभद्र सिंह जी से भी हुई थी? मैं कह रहा हूँ प्रदेश को आर्थिक स्थिति से मजबूत करने के लिए हमने ध्यान दिया ही नहीं। तमाम सरकारों ने, बीजेपी और कांग्रेस बराबर की जिम्मेदार, कमियां रही, उसमें कोई दो राय नहीं। बहुत, इसके लिए मैं बधाई दूंगा कि कम से कम एक नेता ऐसा मिला जिसने माना है, अदरवाइज अंदर यही जंग चली हुई है कि हम दूध से धुले हुए हैं और आप तो तारकोल के ड्रम से डुबोकर निकाले गए हुए हैं। इतनी जो कह सकते हैं कि कालिख एक दूसरे के मुंह पर पोतने की कोशिश हो रही है। खैर, ये जब तमाम चीजें हो रही है और ये 3 दिन का सत्र इसी आरडीजी में जा रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट का कोई मुद्दा डिस्कस नहीं हो रहा है। देखिए, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा कि ये 3 दिन का सत्र बुलाने की आवश्यकता क्या थी। बजट सत्र लंबा होता है
और वो 10 दिन बाद हो सकता था, क्योंकि परंपरा थी 15 दिन पहले नोटिस होता था। इस बार इस 70 का नोटिस 8 दिन पहले दिया गया। अगर 10 दिन बाद करते तो 15 दिन वाला परंपरा भी ठीक रहती और ब्रेक भी ना देनी पड़ती। अब ये 3 दिन का सेशन वाली आगे कब हो शुरू होगा इसकी जानकारी अभी तक आपको नहीं। क्या लगता है कि ये आखिर हर सियासत आप लोगों की चलती है एक दूसरे को शहर मात के चक्कर में? यहाँ पे ऐसा क्या हुआ होगा कि ऐसा किया गया और आप लोगों को मजबूरी में आना भी पड़ा? देखिए, सरकार कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज तो आप बीजेपी के भी हैं। हम कोई कंफ्यूज नहीं, सरकार कंफ्यूज्ड है और कंफ्यूजन में उनको लगता है कि हम आरडीजी के मुद्दे पर बीजेपी को कॉर्नर कर देंगे, बीजेपी को घेर लेंगे। उसके लिए प्रेजेंटेशन में आओ, उसके लिए सर्वदलीय बैठक में आओ, उसके लिए सेशन में आओ, हम आ रहे हैं। आप इनकी अगर वही चीज आ गई तो अगर दुश्मन को निपटाना है ना तो फिर तो वैसा भी हो जाता है कि आप छाती पे बैठ के निपटाओ ना। हम सामने आके निपटा रहे, हम क्या क्यों कहाँ कर रहे हैं? हम सर्वदलीय बैठक में भी वही हुआ, उनका भी यही आरोप था। देखिए, ऐसा है ना, हम सदन में आकर सारी बात कर रहे हैं। जब आपने सदन में रख दिया फिर तो सर्वदलीय बैठक की जरूरत नहीं है, फिर तो प्रेजेंटेशन या तो सदन है जी 3 महीने बाद होना है, फिर तो आप उसका छोटा रूप कर लो। ये तो सरकार का कंफ्यूजन है ना कि 15 दिन बाद सेशन का टाइम है। कंफ्यूजन का तो दौर था कांग्रेस में, तो है, इसी से इनकार नहीं करूंगा, ये भी सच्चाई है। लेकिन कंफ्यूजन का शिकार तो आप भी 2 साल पहले हो गए जब आपने अपने ही घर को उजाड़ के रख दिया। जब इतनी भी क्या जल्दबाजी, अब यही कहा जा रहा है बाहर कि आपको सत्ता में वापसी की तड़प है, आपके दिल में कसक है कि कब हम लोग सत्ता में आए, सुखविंदर सिंह सुक्खू को बाहर करें। तो वहां पर भी तो वैसा ही हुआ कि कांग्रेस के लड़के लाए अपना, वहां पर तमाम चीजें तबाह नहीं नहीं, देखिए, कैडर पे चोट तो आई है। सत्ता की तड़प नहीं, कांग्रेस की ये सरकार प्रदेश को संभाल ही नहीं पा रही। आज जो स्थितियां खड़ी हुई ये पहले दिन से नजर आ रही है। इसलिए प्रदेश हित में हमने सोचा कि इस सरकार को सत्ता से बाहर करके ही प्रदेश को बचाया जा सकता है। इसलिए वो अटेम्प्ट हुआ, नहीं कामयाबी हुई, परंतु उसका खामियाजा प्रदेश भुगत रहा है। आज प्रदेश रियलाइज कर रहा है कि अगर उसमें सरकार चली जाती तो बहुत अच्छा होता। इसलिए कंफ्यूजन में सरकार चली जाती, वही चीज आ गई कि जब मैंडेट वैसा था और आज की डेट में भी मैंडेट वैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। नहीं, देखिए, मैंडेट अब आज उन्होंने ये कह दिया, भवन सिंह पठानी ने ये कह दिया कि ये फाइनेंशियल टेररिज्म आप फैला रहे हैं, आर्थिक आतंकवाद आप फैला रहे हैं। देखिए, बोलने को जो मर्जी बोलो, मेरा ये मानना है 17 राज्यों की आरडीजी बंद हुई, 16 तो चुप है। तो एक ही क्यों बोल रहा है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ पे 1% 2% थी उनकी आरडीजी। हमारे पास अपने रिसोर्सेज नहीं है। मैं हिमाचल के खाते से बात कर रहा हूँ ना, बीजेपी के खाते से, ना कांग्रेस के सोर्सेज तो खड़े करने हैं ना, क्यों नहीं हुए? अगर क्यों, यही तो कमियां रही। और मैं बोल क्या रहा, मैं एक चीज, थोड़ा सा आप पुराने सीजन लीडर है, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि जब ये आपने प्रोफेसर धूमल के साथ भी काम किया है ना, और आपने वीरभद्र सिंह के टाइम में भी देखा है सारा माहौल, इसी से इनकार नहीं कर सकते। अब ये जो एक तरफ आपकी तरफ पीढ़ी परिवर्तन हुआ, यहाँ पे युग परिवर्तन हो गया, सुखविंदर सिंह सुक्खू युग परिवर्तन की देन आ गए, जयराम जी पीढ़ी परिवर्तन की, लेकिन सीढ़ियां तो बीजेपी कांग्रेस दोनों की चरमरा गई है आज की डेट में। देखा जाए ना पब्लिक आपसे खुश है ना पब्लिक कांग्रेस से खुश है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने, जी, आदरणीय शांता जी मुख्यमंत्री थे जी, हिमाचल प्रदेश के आय के स्रोत बढ़ाने के लिए प्रयास किए, अधिकार यात्रा लड़ी और उसके बाद 12% रॉयल्टी बिजली पर ली, कोई दो राय नहीं। हिमाचल प्रदेश को कर्ज मुक्त किया। आदरणीय धूमल जी मुख्यमंत्री बने, हिमाचल में बिजली प्रोजेक्ट लगाने का काम किया, क्योंकि 12% रॉयल्टी मिल रही थी, इसलिए बिजली प्रोजेक्ट लगाने से हिमाचल को आर्थिक रूप से संपन्न करने की बहुत बड़ी कोशिश आदरणीय धूमल जी के टाइम हुई, कोई उसको इनकार नहीं कर सकता। तो ये ठीक है कि अब कांग्रेस सरकार को इसमें बताइए कोई एक प्रयास भी कभी हुआ? चलिए, आप जयराम सरकार का भी बता दीजिए। पहले सबसे पहले बताइए, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन चीजों को बचने के लिए, इनसे बचाव करने के लिए पिछले 3 साल में क्या किया? कुछ नहीं किया, मैं वही तो बोल रहा हूँ। चलिए, इन्होंने कुछ, ये राजनीति करते हैं हर मुद्दे पर। जयराम जी ने कुछ किया? जयराम जी ने, मैं ये मानता हूँ कि प्रदेश की जनता के लिए बहुत काम किया। मैं प्रदेश के लिए पूछ रहा हूँ, प्रदेश के लिए बहुत किया। प्रदेश में आप अपनी योजनाओं की बात कर रहे हैं जी, कि हमने सहारा योजना शुरू की, हमने हिम केयर शुरू की। प्रदेश की मजबूती के लिए क्या किया? आप देखिए, धूमल साहब की याद आ रही है आपको भी, शांता जी की भी याद आ रही है, और पूरे प्रदेश को याद आ रही है, इस चीज से इनकार नहीं कर सकते। ये जो 2 नए चेहरे निकले, इन्होंने चेहरा बिगाड़ा हिमाचल का या सुधारा? नहीं, देखिए, मैं कहता हूँ कि अगर आपने प्रदेश को
आय की दृष्टि से मजबूत नहीं किया, परंतु प्रदेश की जनता का भला किया, प्रदेश में विकास किया। प्रदेश में 1% वोट, 0.9, 1% वोट कम। तो परंतु चूक तो आपको पता है टिकटों के वितरण में भी हो जाती है। अगली बार भी होने के चांसेस है। नॉट राजनीति है इसमें, राजनीति है। नॉट तो अपने मारे जाएंगे आपके पुराने। देखिए ये तो भविष्य के गर्भ में अभी कुछ नहीं कह सकते। भविष्य का गर्भ की सियासत के गर्भ में तो आप पले हैं, आप वहीं से। नहीं, मैं उस लेवल पे नहीं हूँ जहाँ की आप। नहीं, आपके सेक्टर मेरा वो लेवल नहीं था। मैं टिकटॉक तय करने वाला हूं। रणधीर शर्मा को पूरा प्रदेश जानता है कि रणधीर शर्मा क्या है। मैं बता रहा हूँ कि सुबह ही आज कांग्रेस के नेता ने मेरे साथ कहा कि अगर आप तथ्य नहीं रखते तो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को आपने जवाब कर दिया, उनसे कोई जवाब नहीं दिया गया। यानी आप पढ़ के आते हैं, सारी चीजें आते हैं। ये तो एक अच्छी बात है कि सदन के भीतर पढ़े लिखे लोगों का, जो पढ़कर क्लास में जाए, उनका मजा आता है। लेकिन घर की बात है तो ये अभी देखिए, अगर उसी तरीके से आ जाऊं पंडित जी, अब आप ये मत कहना कि मेरा इतना बड़ा कद नहीं है। आपका कद है, नहीं बोलना चाहेंगे तो आप लोग बोल सकते हैं कि अब मुख्यमंत्री पद की लड़ाई शुरू है कि कौन बनेगा। हालांकि अभी तक नतीजे बड़ी देर से सामने आएंगे, चुनाव होंगे, उसके बाद सारी चीजें होंगी। दिल्ली दरबार का प्रेशर अलग, यहाँ पर प्रेशर अलग, बीच में से कुछ और भी हैं जिनकी उम्मीदें हैं और होती हैं। जब अगर आप किसी प्रोफेशन में हो तो बीजेपी के लिए तो सबसे बड़ा खतरा तो अभी तक यही सामने आ रहा है कि घर को कैसे संभालेंगे, क्योंकि 3 सालों में बीजेपी ने अपना घर उजाड़ने में कोई कसर नहीं रखी है। ये आपका कैडर बोलता है, मेरा कहने की जरूरत नहीं है, ना ही ये मैं कह रहा हूँ। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कोई किसी पद की दौड़ में ना है, ना रहता है, ना रहने की संस्कृति है। हर कार्यकर्ता, हर नेता जो उसको जिम्मेवारी दी जाती है उसको बखूबी निभाता है। ये मीडिया का परसेप्शन है कि वो मुख्यमंत्री की दौड़ में है, वो एमपी की दौड़ में है, वो एमएलए की दौड़ में। हर कार्यकर्ता जो उसको जिम्मेवारी दी जाती है उसी का काम करता है, उसी के अनुसार वो। देखिए बिलासपुर, इसलिए ये ठीक है, आपने कहा पब्लिक परसेप्शन भी हो सकता है, परंतु सच्चाई ये है कि कोई नेता कार्यकर्ता किसी पद के लिए नहीं दौड़ता। जिम्मेवारी है उसको निभाता है, जो लगता है वो आप दिखाते हैं, वो आपकी समझ है। जी। परंतु हमारी पार्टी में अनुशासन है। चुनाव होंगे, पार्टी जिनको टिकट देगी वो चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता उस कमल के लिए, जिनके हाथ में कमल होगा उसके लिए काम करेंगे। जो जीत के आएंगे वो अपना नेता तय करेंगे, वो प्रदेश का मुख्यमंत्री। लग नहीं रहा कि जो कलमी फूल होते हैं कि कुछ और नीचे कमल का फूल ऊपर खिल जाएगा, नीचे दूसरी कलम होगी, वैसा जो है वो आप में शुरू हो चुका है। और मेरे को ये भी लग रहा है कि खबरें तो ये भी आ रही हैं कि कांग्रेस के कई हैं जो अभी भी पाला बदलने के मूड में है कि अगर कल को हालात नहीं सुधरते हैं तो हम दूसरी तरफ बीजेपी में चले जाएंगे। लेकिन ये भी खबर आ रही है कि अब आप लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो 9 शगुन आपको डले हैं और उसने जो घर में लगा दिए पैर, तो आप नहीं बढ़ाएंगे। आप, मुझे तो ये सोचना नहीं है कि कांग्रेस के लोग आने को तैयार हैं। आप दे रहे हैं तो जरा मेरे को नाम भी बता देना। चलिए, वो आपके पास खुद टाइप में होंगे, सारी तमाम चीजें होंगी, लेकिन अगर वो दिख रहा है, चलिए छोड़िए तमाम चीजों को, लोगों से जुड़ी हुई बात है। रोजगार पे के मुद्दे पे तो बीजेपी कभी नहीं बोलती इस तरह से, जिस तरह से आरडीजी के मसले पे बोल रहे हैं, जिस तरह से बाकी पॉलिटिकल मसलों पे बोल रहे हैं। उन चीजों पे तो आप लोगों की भी बंद रहती है। मैंने कल ही और इससे पहले एक दिन प्लानिंग की मीटिंग में मीडिया नहीं होता, परंतु कल तो मैंने ओपनली बोला है और उससे पहले भी पिछले साल बजट डिस्कशन पे भी बोला था। मैं बजट में अगर सरकार के बजट की आलोचना करता हूं तो मैं सुझाव भी देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक सीजनल लीडर की मैंने कहा था कि प्रदेश में आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। आपके आने से इन्वेस्टमेंट रुकी है। ये जो कांग्रेस की सरकार ओके। मुख्यमंत्री जी का जवाब था कि क्या करें, हमें कोई जीएसटी तो मिलेगी नहीं। मैंने उनको उसमें ये कहा था कि व्यापारी मत बनिए कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं। इंडस्ट्रीज आएंगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाओ। मैंने कल भी कहा सेंटर के बजट में इंडस्ट्रियल हब बनाने का प्रावधान है, फार्मास्यूटिकल हब का योजना है, केमिकल पार्क, टेक्सटाइल पार्क। मैंने कहा सिर्फ आरजीडी के पीछे मत दौड़ो, इन चीजों को लाओ जिसके कारण युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, उसके समाधान की भी चिंता। मेरे को क्यों लगता है पंडित जी, माफी चाहूंगा इस चीज के लिए, कि सबसे बड़ी समस्या तो बीजेपी और कांग्रेस है कोई एक मुद्दा जिसपे ये प्रदेश की जनता खुश और ये कहे कि नहीं, ये एक पब्लिक परसेप्शन है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। लोग ना आपसे खुश है ना कांग्रेस से खुश है, फिर आप लोग अपनी खुशियां क्यों ढूंढते हैं सर?
नहीं, देखिए आपने जो कहा है जी उस पर जरूर हम विचार करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, जी कमियों को दूर करेंगे और जनता के हित में काम करते हुए जनता के हितैषी बनने की पूरी कोशिश करेंगे। अब एक लास्ट सवाल पंडित जी, चलते चलते जब सीएम पद की बात आ जाती है ना और फ्यूचर की बात आ जाती है, चाहे वो संगठन का फ्यूचर हो या फिर दूसरे हों, तो बिलासपुर से आपका कद भी बहुत बड़ा है और आपका जो पुराना एक्सपीरियंस है यूथ से लेके अभी हालांकि ऑस्ट्रेलियन, तो आपका नाम की बजाय ना बिलासपुर जिले से कुछ और नाम चलने शुरू हो जाते हैं कि ये फलां साहब के बड़े क्लोज हैं। और एक वही बात आ गई कि जिस बंदे की तारीफ कांग्रेस के लीडर्स कर रहे हैं वो क्या बीजेपी में मान्य नहीं है, उस पर ठप्पा लगना जरूरी है कि उनके आदमी हैं, उनके आदमी हैं। देखिए ये आपकी जो है आपकी समझ होगी या आपकी जानकारी होगी, नहीं मेरी नासमझी भी हो सकती है सर। मुझे नहीं पता आपकी समझ है या आपकी जानकारी है जी। कि बिलासपुर में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मुझे ऐसा नैना देवी जी वाली तरफ को वो सुई घूमती ही नहीं है, वो सदर में गदर मचा के खत्म हो जाती है। देखिए मुझे नैना देवी की जनता ने मौका दिया है, मैं उनके हित की बात करता हूँ, उनके हित के लिए लड़ता हूँ विधानसभा के अंदर, क्योंकि प्रदेश की बात करना भी विधायक का फर्ज है, उसको निभाता हूँ। पार्टी मेरे बारे में क्या सोचती है क्या नहीं सोचती उसकी मैं ज्यादा चिंता नहीं करता। बिलासपुर को तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बहुत बड़ा बिल्कुल 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 सौभाग्यशाली हम। क्या प्रदेश इसमें सौभाग्यशाली माने कि अपना आदमी भी अगर राष्ट्रीय स्तर पे रहे हैं तो प्रदेश स्तर पे भी अपना आदमी हो, और वो राष्ट्रीय स्तर के हो या ना हो ये फैसला आप लीजिएगा, लेकिन क्या बिलासपुर जिला से कोई ऐसा नहीं, कोई प्रदेश अध्यक्ष का या ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं अभी तो नहीं, ना कोई संगठन के चुनाव हो रहे हैं, चलिए जिस ना तरफ हमारे कोई अध्यक्ष बनने हैं, अभी ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। और जो अगला आपने पूछना है अभी वो भी मुद्दा नहीं है, वो भी 2 साल बाद है मुद्दा है, इसलिए अभी मुद्दा ही नहीं है। फिर मुद्दा और हमारी पार्टी में होता ही नहीं। मैंने कहा हमें जो जिम्मेवारी मिलती है उसको निभाते हैं। पार्टी कहेगी चुनाव लड़ेंगे, जनता ने आशीर्वाद दिया तो जीतेंगे, और जो विधायक तय करेंगे वो होगा। हम कहीं किसी पद की रेस में नहीं है, ना थे ना है ना रहेंगे। ये अब शायद आपको भी साबित हो गया होगा कि जो कांग्रेस के लीडर ने मेरे साथ बात कही थी वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि आज की डेट में जो माहौल है ना वो सत्ताधीशों की तरफ ही रहता है, चाहे 68 लोग हैं और दूसरी तरफ 75-80 लाख की आबादी तो पंडित जी हो ही गई होनी है ना। तो चयन और विजन अपने क्लियर रखिए। फंसना तो हमने बीजेपी और कांग्रेस की जो चक्कियां हैं उसी में, लेकिन जो घराटी होता है ना वो अच्छा चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी क्या बोलते बंडी हर लड़के क्या बोलते जेड़ा पीण नहीं हो जाता लड़का हो जाता कि जिसमें मीन जी कोड़कू आई जाता। तुसां भी अपनी राय जरूर देने, लेकिन सारगर्भी शब्दां ते मेरी हमेशा ही अपील रहती है कि आह लोग बड़ी हल्की गल कई बारी लिखी होंदे, उसने नेताओं कोई फर्क नहीं पाता। फर्क पाता तालू जे स्टडी कर दे कि यार कुछ मजाके पर चलिया, हाँ भी कुती न कुती मजाकी इस पर भी चली जाते या उस पर भी चली जाते, लेकिन तालू जो प्रदेश की गल हो है तो कने 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 आड़े जी आड़े मसले पर भी गल हुई, उस पर भी अपनी राय दिने करने। जिन्हें मैं गल की कि इन्हों की तारीफ कांग्रेस ये भी कर दे, इस पर भी दिने क्या रणदीप शर्मा और गलांदे की मुख्य ग्रंथी हो सकते, मैं मुख्य ग्रंथी बोलिया एक शब्द गांव पजा मत कर दे, तो अपनी राय जरूर करने दसने। धन्यवाद बहुत बहुत। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।